हेलो एंड आई वेलकम यू टू एसएससीबी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, पिछले बार मैं सीएचएसएल का पेपर लेके आया था। इस बार मैं लाया हूँ सीजीएल का। दोनों ही 2021 में हुए थे। और गाइस, जो ये क्वेश्चंस हैं, आगे आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो गाइस, सीजीएल 2020 ड्यू टू कोरोना वायरस इसका पेपर था 2021 में, यानी कि पिछले महीने हुआ है 13/8 को। तो गाइस, ये फर्स्ट शिफ्ट है और ऐसे ही जितने भी हमारे शिफ्ट हुए थे उनके सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो हमारा जो आज का सेट होने वाला है वो फर्स्ट शिफ्ट का 13/8/2021 का जीए जीके पे हमारा मेनली फोकस रहेगा, जो कि हमारे 25 क्वेश्चन है। इन सबको हमने डिस्कस करना है और इनसे रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सिंपली सर्च मारें एसएससीबी। वहां पे आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, हमारे जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया स्टेप। तो गाइस, प्लानिंग कमीशन पीसी ये अब नहीं रहा। आपको पता है 1 जनवरी 2015 में इसको हटाकर क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो गाइस, कब हुई थी इसकी स्थापना? आपके ऑप्शन है 1945, 1950, 1958 या फिर 1962। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा आंसर है दैट इज 1950। लेकिन आपको पर्टिकुलर डेट भी पता होनी चाहिए, दैट इज 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, दैट इज 1 जनवरी 2015। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पिक्चर प्लांट क्या होता है? तो गाइस, द ओनली कार्निवोरस प्लांट। ये पिक्चर प्लांट क्या होता है कि ये ऐसे इसके मुंह रहते हैं, यहाँ पे इसके कांटे होते हैं। तो गाइस, जैसी यहाँ पर कोई भी एक तरीके से इंसेक्ट अगर इसके अंदर आ जाए तो ये अपने आप ऊपर से क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और बंद होने के बाद जो वो इंसेक्ट है उसके अंदर मर जाता है और ये पिक्चर प्लांट उसे एक तरीके से खा लेता है या फिर वो उसका फूड बन जाता है। तो बाघमारा पिक्चर प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपके ऑप्शन है मेघालय, गोवा, कर्नाटक या फिर असम। तो गाइज, यहाँ पे हमारा आंसर है दैट इज मेघालय। मेघालय में एक जगह का नाम है मौसिन राम। ये मौसिन राम भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे क्या होती है, रेन होती है गाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइजी टीम डिड ए बी डिविलियर्स प्ले इन आईपीएल 2020। तो ए बी डिविलियर, ये ए बी का फुल फॉर्म क्या है? अब्राहिम बेंजामिन। तो ये भी आपने याद रखना है। कहाँ के? ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के। और ये गाइस किसकी टीम से खेलते हैं? आपके ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंज बैंगलोर या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं, जब ये साउथ अफ्रीका से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। साउथ अफ्रीका की दो कैपिटल, हालांकि उसकी 3 बन चुकी है। दो कैपिटल आपको, एक मिलेगी केप टाउन, दूसरी मिलेगी आपको प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। केप टाउन इनके क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो गाइस, जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टेंट में आता है। अब मैं आपको बता दूं, जो ए बी डिविलियर हैं वो किस फ्रेंचाइजी टीम से खेलते हैं? सो दैट इज रॉयल चैलेंज बैंगलोर, जिसको हम बोलते हैं आरसीबी। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब अपने नाम करने वाली टीम कौन सी है? दैट इज मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन। हु won the Toyota Thailand Open वुमेन सिंगल टाइटल इन बैंकॉक इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में गेम खेला गया था जिसे हम बोलते हैं टोयोटा का थाईलैंड ओपन, जिसमें वुमेन सिंगल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि जो बैडमिंटन होता है तो उसमें आपको डबल, सिंगल और मिक्स डबल भी देखने को मिलेंगे। सिंगल में सिंगल होगा, डबल्स में आपके दो टीम, एक मेल की एक फीमेल की, और मिक्स डबल में एक मेल और एक फीमेल होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, टाइसू यिंग या फिर कैरोलिना मरिन या फिर अश्वनी पोनप्पा। तो गाइस, जो हमारा सही आंसर है दैट इज कैरोलिना मरिन। ये कैरोलिना मरिन कहाँ की है? तो गाइस, ये स्पेन की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो ये थाईलैंड है, जो ये नाम आया है, इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी बैंकॉक। और यहाँ पे इसकी करेंसी क्या होगी? दैट इज थाई बाथ। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Who among the following won the third Rabindranath Tagore Literary Prize for his novel द सिटी एंड द सी इन दिसंबर 2020? तो 2020 में एक बुक आई थी जिसका नाम था द सिटी एंड द सी। और इसके लिए
यानी कि जो इसका ऑथर है, इसके लिए किसको थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल दिया गया था 1913 में ऑन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और किस बुक के लिए दिया गया था? दैट इज गीतांजलि। जो इनकी एक तरीके से उपन्यास था, दैट इज गीतांजलि। और गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है शेखर गुप्ता, राजकमल झा, राजदीप सरदेसाई या फिर सिद्धार्थ शर्मा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, द आंसर इज राजकमल झा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ले द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, पहली बार ले में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया। और ये कहाँ पे, किस वैली में बनाया गया? यानी कि वहां पे आपको बहुत सारी वैलीज मिल जाएंगी, जैसे कि आपको नुब्रा वैली मिल जाएगी, जैसे कि आपको सरयू, जैसे कि आपको श्योक वैली मिल जाएगी, नींबू वैली मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफी वैलीज क्या होती है? वैलीज होती है पहाड़ के नीचे वाला एरिया, जैसे कि आपका देहरादून वैली। वैली क्या है? एक तरीके से पहाड़ के नीचे जो भी लोग एक सिटी बसती है, दैट इज वैली। तो यहाँ पे आपने देखना है कि किस वैली में हमने पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल को देखा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है रिपचार, मरखा, नुब्रा या फिर द्रास। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस, जो इसका आंसर है दैट इज नुब्रा वैली, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस क्या है कि जो ले है एंड जे एंड के, ये पहले जे एंड का पार्ट था, लेकिन अब ये दोनों एक क्या बन चुकी है? यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में बनी थी। अब 31 अक्टूबर को क्यों बनी? क्योंकि इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। ये किस दिन, इस दिन क्या होता है गाइस? तो इस दिन आपने देखना है वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो गाइस जो ले है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जो ये ले है बेसिकली ये आपको इंडस और जांस्कर रिवर, जो ये दो रिवर है जहां पे मिलती है, दैट इज ले। और ले के बगल में आपको श्योक रिवर भी देखने को मिलती है। तो श्योक भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे आपके अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा एक नगर नहीं है? पश्चिमी तट कौन सा हो गया गाइस? ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। वेस्ट वाला कौन सा हो गया आपका? गुजरात, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका यहाँ पे गोवा, फिर दैट इज केरल, कर्नाटक एंड केरल। इसके नीचे यहाँ पे हो गया आपका तमिलनाडु। और इसके बगल में यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर आपको ओडिशा देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न एरिया, दैट इज वेस्टर्न एरिया। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा टाउन वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है करवार, सूरत, मैंगलोर या फिर गोपालपुर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोपालपुर। तो ये जो गोपालपुर है गाइस, ठीक है, ये गोपालपुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन उड़ीसा। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ज्यादा एक तरह से कॉपर कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है? दैट इज राजस्थान। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है गया, खेतरी, क्योंझर या फिर सतना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमारा आंसर दैट इज खेतरी। तो ये जो खेतरी की माइंस है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं पूरी तरीके से खेतरी सिंघाना बेल्ट, जो कि आपको झुंझुनू, झुंझुनू जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जो खेतरी की माइंस है यहाँ पर टिल इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से अभी तक इसमें माइनिंग हो रही है। तो ये बहुत ही पुराना एक तरीके से क्या हो जाएगा गाइस, ये माइन हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो क्योंझर, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ से भी आपको कॉपर निकालने के कुछ जो सोर्सेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट या फिर लेस डेंस मटेरियल राइज अपवर्ड? जो एक तरीके से आपको पता है जो भी चीज गर्म होगी या फिर उसकी जो वेट कम होगा तो वो ऊपर की ओर उठेगा, वो ऊपर जाएगा, राइज अपवर्ड। एंड और ये कूलर को यानी कि जो ठंडा होगा उसे नीचे ला देगा। अब होता यही है ना, जो भारी मटेरियल होता है वो नीचे आता है और जो हल्का मटेरियल होता है वो ऊपर जाता है। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जैसे कि आपको पता है एयर, गर्म एयर ऊपर आती है और ठंडी एयर नीचे आती है। तो जब ये दोनों नीचे आती है एक तरीके से आपस में मिलती है तो यहीं से क्या होती है? वर्षा होती है। तो आपने बताना है कि जब एक तरीके से ठंडी हवा या फिर जो भारी चीज है वो नीचे आए और जो हॉट है और लेस डेंस है वो ऊपर जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है कंडेंसेशन, रेडिएशन, कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन का मीनिंग होता है जब कोई गर्म पदार्थ, गर्म चीज, गर्म मटेरियल
वो ठंडी चीज को रिप्लेस करता है, दैट इज कन्विक्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो ये जो गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब है, ये आपको किस नदी तट पर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, सतलुज और बियास। यहाँ पे हमारा आंसर है सतलुज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गंगोत्री कहाँ से निकलती है। ये निकलती है आपके यमुनोत्री, ये जो यमुना है गाइस, सॉरी, ये जो यमुना है दैट इज कम फ्रॉम यमुनोत्री। यमुनोत्री के बंदरपूंछ ग्लेशियर से ये आपको निकलती हुई देखने को मिलती है। गंगा, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से। सतलुज निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर के राकस से यानी कि राक्षस ताल से। ब्यास, ब्यास निकलती है ब्यास कुंड और रोहतांग से। तो गाइज इसका आंसर था सतलज, ये आपको पता होना चाहिए। और सतलज भारत में एंटर करती है कौन से पास से? तो दैट इज शिप की ला। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, शिप की ला से भारत में एंटर करती है, दैट इज इन हिमाचल। आपका अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कौन सा एक फाउंडर था? यहाँ पे इनमें ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन या जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा आंसर है दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्ला खान। तो इन दोनों ने क्या करा था, एक काकोरी, जैसे हम बोलते हैं काकोरी ट्रेन की डकैती, काकोरी केस, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 1925 में। तो ये जो काकोरी केस था, यहाँ पर आपने देखना है हथियार आ रहे थे अंग्रेजों के, तो काकोरी कांड को लूट लिया गया यहाँ पे इन दोनों के द्वारा, और इनके पूरे हथियार जब्त कर लिए गए थे अंग्रेजों के। हालांकि इनके बाद इन दोनों को पकड़ लिया गया था और फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब अल हिंद दैट गिव एन इंसिसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली 11th सेंचुरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के 11वीं शताब्दी का विवरण, बहुत ही अच्छा विवरण एक तरीके से बोल सकती है, वो किस, जो ये बुक में दिया गया है किताब अल हिंद में, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब अल हिंद, तो सीधा आपको आपके ऑप्शन है अल किंदी, अल बुखारी, अल बरूनी, अल ख्वारिज्मी। तो किताब अल हिंद ये अल बरूनी ने लिखी थी, और ये जो अल बरूनी है ये महमूद ऑफ गजनवी के टाइम पे भारत आया था। और ये महमूद ऑफ गजनवी वो है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका है 10-25 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जिसने सोमनाथ मंदिर के सारे पैसों को लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बारे में कौन से कथन गलत है? आपका ऑप्शन है, हिज बर्थ प्लेस वाज गुजरात, ही ऑथर द बुक सत्यार्थ प्रकाश, ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पे आपको पता है ब्रह्म, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, लेकिन आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार स्वराज वर्ड हमको सुनने को मिला। स्वराज का मतलब क्या है? इंडिया इज फॉर इंडियंस, नॉट फॉर द ब्रिटिशर्स। बाहर वालों के लिए भारत नहीं है, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए। और स्वराज जो लेटर लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े रिवोल्यूशनर्स ने दोबारा से यूज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया था, मोतीलाल नेहरू ने यूज किया था, गांधी जी ने यूज किया था, तो ये इन्हीं की देन है स्वराज वर्ड। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का इसमें से कौन सा एक स्ट्रक्चरल या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे प्रमुख कार्य है, उसकी एक इकाई है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है यूनिटर, कोटेक्स, मेड्यूला या फिर नेफ्रॉन। तो यार ये आपको पता होगा, नेफ्रॉन इसका आंसर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं किडनी के काम क्या होते हैं। किडनी के काम होते हैं कि भाई वो बॉडी से वेस्ट निकालता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिक्विड वेस्ट होता है, और बॉडी में बैलेंस करता है फ्लूइड को। फ्लूइड का मीन्स बॉडी का जो भी लिक्विड है उसे बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब कोई चीज ज्यादा ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए। तो ये दो काम है जो कि ये करता है, और बॉडी से वेस्ट निकालने का काम भी सबसे इंपॉर्टेंट इसी का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो राउंड टेबल यानी कि गोल मेज सम्मेलन हुआ करते थे, वो दिसंबर से जनवरी तक चलते थे। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपने देखना है 1930 से स्टार्ट हो गए थे, 1930 से 1931 पहला चला था, 1931 से ये वाला 1932 में ही 1931 में ही खत्म हो गया था, और अगला हुआ था 1932 में। तो 30, 31, 32
ये तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन है। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है 30, 31, 32 यानी कि 1930, 31 एंड 32। तो दूसरा कब हुआ होगा गाइस, आपको पता चल गया होगा। अब आपके ऑप्शन 1925, 1939, 1931 या फिर 1941। तो गाइस जिसको भी अगर अप्रोक्सीमेट पता होगा तो वो भी सीधा 1931 में टिक लगाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और अगर मैं आपसे पूछूं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग लेने वाला भारत की तरफ से कौन सा लीडर था, तो दैट इज बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होती है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज की ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है करंट, एनर्जी, पावर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब आपको करंट की पता होनी चाहिए दैट इज एम्पेयर। पावर की पता होना चाहिए दैट इज वॉट। पावर आप किस में नापते हो कि भाई ये बल्ब, ये जो एलईडी है कितने वॉट की है, तो आप ये पावर में नापते हो। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है दैट इज जूल। जूल ऑब्लिक जूल पर कूलम। ये भी आपने इसी को याद रखना है, जूल पर सेकंड है और कूलम भी आप इसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन दिसंबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर द एंटायर स्टेट ऑफ डैश एज अ डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट एरिया, आपको क्या लगेंगे, आपको ज्यादातर डिस्टर्ब मिलेंगे। 6 महीने यहाँ पर क्या बढ़ा दिया गया, आफ्सपा बोलते हैं ना इसको। आफ्सपा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज द आफ्सपा, जो कि 1958 में आया था। इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि आप बिना वारंट के जो भी डिफेंस फोर्सेज, जैसे कि हमारे पैरामिलिट्री, आर्म्ड का मतलब क्या है, उनके पास हथियार है। जैसे पुलिस हो गया, जैसे कि हमारा एक तरीके से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ठीक है, और सीआईएसएफ। तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो पैरामिलिट्री है ये क्या कर सकती है, और आर्मी भी इसमें है इसमें गाइस। तो ये किसी भी व्यक्ति को बिना उससे पूछे, बिना वारंट दिखाए उसको तलाशी उसकी ले सकती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, पूरा मीडिया उनके सामने होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है दैट इज नागालैंड, पंजाब, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन तो ऐसे काट देंगे। वेस्ट बंगाल में भी जो माओवादी की एक्टिविटीज है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हालांकि आपको कुछ नक्सलवाड़ी एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नागालैंड अभी आपका बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो ये डिस्टर्ब हो गया आपका यहाँ पे सही आंसर। तो नागालैंड में आपको 6 महीने के लिए और आफ्सपा बढ़ा दिया गया है। तो आफ्सपा आपको कौन कौन से और क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, दैट इज नागालैंड। यहाँ पे आपको असम में भी देखने को मिल जाएगा। मणिपुर के आपको 3 डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर तो खैर पूरा ही लगा दिया है अब, और साथ ही साथ में आपको अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगा आफ्सपा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979। मोरारजी देसाई की मृत्यु हो जाती है, इनके जगह पर भारत के बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री, एक तरीके से प्रिय नेता आते हैं। आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर देवीलाल, जगजीवन राम या फिर चरण सिंह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं द आंसर इज चरण सिंह। अब ये जो देवीलाल है और जगजीवन राम है ये कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने, दे आर द डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना। हालांकि चंद्रशेखर पीएम बने थे, चरण सिंह के बाद ही आप इन्हें मान सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखना है जो चरण सिंह है, इनके जो सरकार है वो तरीके से पूरी तरह से गिर जाती है। तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं 1979। हालांकि जो उनका कार्यकाल है वो आपको देखने को मिलेगा 8 से 9 महीनों का। चंद्रशेखर जो थे ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। आपको पता है जो पद्म विभूषण है, यानी कि जो पद्म अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आपको 3 टाइप के अवार्ड देखने को मिलेंगे, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, यानी कि सिविलियंस को मिलते हैं। ये हाईएस्ट, यानी कि आप इसे सेकंड हाईएस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि पहला जो है, फर्स्ट कौन से नंबर पे आता है, भारत रत्न आता है। दूसरी बार में आपको क्या देखने को मिलेगा, विभूषण यानी कि पद्मा अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, आपके ऑप्शन है तरलोचन सिंह, मोहम्मद दास, सुमित्रा महाजन और सुदर्शन साहू। सुमित्रा महाजन कौन है, आपको पता है ना। सुमित्रा महाजन वो है, इससे पहले भारत की क्या थी, ये लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है। तो टोटल 2021 में 119 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही है। इसमें से आपको देखना है
पद्मश्री बहुतों को मिला, दैट इज 102। आपको पद्म भूषण 10 लोगों को देखने को मिला, पद्म भूषण आपको 10 जनों को मिला है, और विभूषण, पद्म विभूषण आपको 7 लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पे विभूषण की बात कर रहा है तो 7, अगर आप याद रख सकते थे तो ये भी आपके लिए एक नंबर आपके यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है 19 का, दैट इज सुदर्शन साहू। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सुदर्शन साहू गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज अ डैश कैरेक्टर कोड used to uniquely identify a transaction in RTGS system. What is the full form of RTGS then? Real time gross settlement, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो कि बैंक करता है। एक होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूटीआर नंबर, आपने बहुत बार सुना होगा। यूटीआर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसकी आइडेंटिफाई क्या है, कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक नंबर से करोगे, तो ये होता है आपका यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अब आपको दो नाम और देखने को मिलेंगे, एनईएफटी और यहाँ पे आपको आरटीजीएस। तो हो गया आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आता है यहाँ पे आपका आईएमपीएस, ये भी आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होगा आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो कि सिर्फ बैंक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है यूटीआर नंबर कितने एक तरीके से कैरेक्टर का होता है, कितने एक तरीके से नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 17, 34, 22 या फिर 45। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा सही आंसर है दैट इज 22। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एज पर द यूनियन बजट 2021 हाउ मेनी रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल बी सेटअप। तो भारत में 2021-22 के बजट के अनुसार कितने वायरोलॉजी सेंटर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। वायरोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिसीजेस। जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा है, तो भारत में कितने खोले जाएंगे, आपके ऑप्शन है 2, 6, 4 या फिर 3। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज 4। तो यहाँ पे आपको 4 वायरोलॉजी यानी कि एक तरीके से वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। यूनियन बजट का नाम आया है तो बजट, भारत में बजट के पिता किसे बोलते हैं, दैट इज जेम्स विल्सन, जिन्होंने भारत में 1860 में एक तरीके से बजट पेश कर भारत में बजट की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है, आपके ऑप्शन है इंपल्स, स्ट्रेस, वर्क या फिर एनर्जी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंपल्स। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, Who among the following was elected as president of Veterinary Council of India in the January 2021? वेटरनरी काउंसिल क्या होती है, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक की जो काउंसिल होती है उसका प्रेसिडेंट किसको चुना गया है। आपके ऑप्शन है दीपांकर सेठ, के वर्मा, राजीव अरोड़ा या फिर उमेश शर्मा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज उमेश शर्मा, यानी कि डॉक्टर उमेश शर्मा को भारत के वेटनरी काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया है। वेटनरी का मतलब पशु चिकित्सक। अगला है जो आपका, Which of the following scheme is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet service? तो भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी स्कीम को चालू किया है। आपके ऑप्शन है पीएम ध्वनि, पीएम वाणी, पीएम वार्ता, पीएम इंटरनेट। तो पीएम इंटरनेट नहीं है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, द आंसर इज पीएम वाणी। तो ये वाणी का गाइज आपको यहाँ पे फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये इसका हो गया गाइस फुल फॉर्म। अब ये वाईफाई का भी अलग से फुल फॉर्म होता है, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इज द राइट आंसर, यानी कि एब्रीविएशन है वाईफाई का, जो फुल फॉर्म है दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। और ये वानी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। इन सब का एक एप्लीकेशन है, एक मिलाकर एक इंजीनियरिंग, इन सब का एक चीज आती है जिसको हम लॉ में यूज करते हैं, कानून में यूज करते हैं, ताकि हम पहचान सके वेरियस फैक्ट्स को, ताकि जो भी सिविलियन इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, तो उसके फिंगरप्रिंट, उसके बाल से भी आज की डेट में पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन होगा। स्केच, तो ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है साइकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, कैलोलॉजी। सही आंसर है फॉरेंसिक साइंस। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मूवीज में आपने देखा होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोला जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होते हैं, पुलिस के साथ मिलकर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। अब ये जो कैलोलॉजी है, कैलोलॉजी क्या होती है गाइस, ये होती है एक तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलोसफी की एक ब्रांच है। फिलोसफी क्या होती है, दर्शन शास्त्र। विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए, विभिन्न जो थ्योरीज है उन सबको जानने के लिए
दैट क्या होता है हमारा फिलोसफी होता है। फिलोसफी की एक ब्रांच है कैरोलॉजी। तो ये डील करता है परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता किस प्रकार से, यानी कि किसी को नेचर में सुंदरता मिलती है, किसी को किसी की थिंकिंग में मिलती है, किसी को आर्ट में मिलती है, फाइन आर्ट्स में मिलती है। तो ये क्या है परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, द स्टडी ऑफ द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। तो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सा पेपर लेके आना है आपके लिए, उसका सॉल्यूशन लेके आना है इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइस। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।